अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर इंजरी। हमने पैथोमा स्टार्ट की हुई थी और ये उसका टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 में हम लोगों ने ग्रोथ एडॉप्टेशन पढ़ी थी। ग्रोथ एडॉप्टेशन के बाद हमारे पास सेलुलर इंजरी आती है। तो मैं एक बार रिव्यू दे देती हूँ, ओवरव्यू के ग्रोथ एडॉप्टेशन में क्या होता था। ग्रोथ एडॉप्टेशन में हमारे पास, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, ये एक सेल है, उस पर हमने स्ट्रेस दिया हुआ था। ठीक है, जब हमने इस सेल पे स्ट्रेस दिया तो ये सेल अपने आप को उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई करता है, वो उसमें आ जाता है ग्रोथ एडॉप्टेशन में। नेक्स्ट उसमें हमारे पास फिर आगे उसके पार्ट आ जाते हैं, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, और देन हमारे पास वो कैंसर फॉर्म में आता है। और अगर हम अब उसी सेल पे से स्ट्रेस ख़त्म कर देते हैं तो वो सेल हमारे पास अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास सेलुलर इंजरी की डेफिनेशन क्या है कि ये एक सेल है, ये ग्रोथ एडॉप्टेशन वाला सेल है, इसके ऊपर लेट्स सपोज हाइपरप्लेजिया हुआ है। ठीक है, या हाइपर ट्रॉफी कर दें या कुछ भी कर दें। ठीक है, अगर इस सेल पे स्ट्रेस कॉन्टीन्यूस जा रहा है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, कोई चीज़ इसको हैंडल नहीं कर रही, हम लोग इसको ट्रीट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये जो सेल है ना वो एट द एंड इंजर हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिक डेफिनेशन है सेलुलर इंजरी की। बस इसमें इतनी ही चीज़ है सेलुलर इंजरी में। ठीक है, लेट्स सपोज, अच्छा चले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं सीएनएस की। सीएनएस की एग्जांपल ले लेते हैं। हम सबको पता है कि सीएनएस में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीएनएस में न्यूरॉन्स होते हैं। अब लेट्स सपोज किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती है, अगर हमारे सीएनएस को ब्लड फ्लो कम मिलता है, मतलब या फिर मिलता ही नहीं है या फिर कम मिलता है, किसी भी वजह से, हमारी शायद आर्टरी में स्टेनोसिस हुई हो, हमारे कुछ भी हो सकता है, एम्बोलाई आया हो जिसकी वजह से कोई मसला बन रहा हो, तो हमारे न्यूरॉन्स को ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिल सकता, तो जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो डैमेज हो जाते हैं, वो वर्क नहीं करते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और हमारा सीएनएस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। फिर क्या होगा कि जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो बहुत रिस्क फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। सारा काम न्यूरॉन्स बहुत ही एक लाइक जिसे कहते हैं ना, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा सीएनएस कंट्रोल ही न्यूरॉन्स ने करना होता है। तो अब क्या होगा कि जब हमारे पास ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा हमारे न्यूरॉन्स के पास, हमारे न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, तो जो हमारा पेशेंट है वो इस्कीमिक हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 110% होगा, ये 100% होगा। दिस इज़ नॉट एक्सपेक्शन, सॉरी, हाँ। अब हम लोगों ने इस चीज़ को तो ले लिया था कि हमारे पास ये जो ब्लड फ्लो है ये हमारे पास स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, हमारे न्यूरॉन्स पे स्ट्रेस पड़ा है क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सेल इंजर हो गया, हमने इसको रिकवर नहीं किया, यहाँ पे जो भी हमारे पास रुकावट आई हुई थी तो हमारे पास सेल इंजरी होगी। ठीक है, बल्कि प्रॉपरली डेथ होगी। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास किडनी है, सॉरी, ये हमारे पास किडनी है, दिस इज़ सो बैड। अच्छा, ये हमारे पास रीनल आर्टरी है, ये हमारे पास किडनी है, ये हमारे पास हमारा सीएनएस है, और यहाँ से हमारे पास इसको जो ब्लड सप्लाई करी है वो हमारे पास सेरिब्रल आर्टरी है। इसको नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये हमारे पास किडनी है, ये हमारे पास रीनल आर्टरी है, ये हमारे पास सीएनएस है, और यहाँ पे हमारे पास सेरिब्रल आर्टरी है जो कि हमारे पास सीएनएस को ब्लड देती है। ठीक है, और ये इसको भी छोड़ दें, ये नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। अब हमारी बुक में एक टर्म है, यहाँ पे हमारे पास रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाती है। ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगी, यहाँ पे हमारे पास रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, लाइक यहाँ पे कोई थ्रोम्बस पड़ा हो सकता है, यहाँ पे कोई आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो किडनी की तरफ है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब वो कम जा रहा है, मतलब जा ही नहीं रहा, हमारी जो ब्लड की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ब्लड की हमारे पास जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो जब हमारे पास एक प्रॉपर ब्लड ही हमारी किडनी की तरफ नहीं जाएगा, तो क्या होगा, हमारी जो किडनी है उसकी ट्रॉफी हो जाएगी, किडनी की हमारे पास एक ट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, ये एक कॉमन सी चीज़ है। पहले तो वैसे हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो थ्रोम्बस है और एम्बोलाई में फ़र्क क्या होता है। पहले एक चीज़ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास चले कॉर्नरी आर्टरी बना लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने मिक्स कर दी थी। कॉर्नरी आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी थ्रोम्बस है,
ये थ्रोम्बस क्या करेगा, ब्रेक होगा, फिर ये जाएगा फ़ौरन हमारे पास सीएनएस में। ठीक है, ये जब चीज़ सीएनएस में जाएगी तो ये छोटे छोटे इस तरह छोटे छोटे क्लॉट्स में जाएगी, इसको हम एम्बोलाई कहते हैं। ठीक है, ये एम्बोलिज्म है। हम लोग बात कर रहे थे कि एम्बोलाई और थ्रोम्बस में फ़र्क क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जब छोटी छोटी फॉर्म में ये डिवाइड हो जाता है तो वो हमारे पास एम्बोलाई बन जाता है। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी हैं, वो इस्कीमिया से रिलेटेड है। उसमें पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं थ्रोम्बस और यहाँ पे एम्बोलाई। अब जो हमारे पास इस्कीमिया हुआ है थ्रोम्बस की वजह से, वो हमारे पास बड़ा स्लोली होगा और प्रोग्रेसिव होगा, मतलब स्लोली प्रोग्रेसिव होगा। ठीक है, और उसमें जो हमारे पास चीज़ आएगी वो हमारे पास एट्रोफी आएगी। एट्रोफी में अब यहाँ पे हमने किडनी की एग्जांपल ली थी कि किडनी की तरफ हमारे पास एक हमारे पास थ्रोम्बोसिस हुई थी जिसकी वजह से आगे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा था, तो हमारे पास किडनी की एट्रोफी होगी। यहाँ पे कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई, यहाँ पे कोई इंजरी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो एम्बोलाई आएगा, एम्बोलाई में क्या होता है कि जो हमारे पास इस्कीमिया होगा वो बहुत रैपिड होगा, वो बहुत रैपिडली फॉर्म होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसलिए रैपिड फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंजरी होगी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो एक्यूट इस्कीमिया है वो कब फॉर्म होता है, जब कोई इंजरी हुई होती है। ठीक है, समझ आ गई। थ्रोम्बस तब होता है, थ्रोम्बस की वजह से जो इस्कीमिया बनता है वो बहुत स्लोली और प्रोग्रेसिव होता है, और इसमें हमारे पास एट्रोफी होती है ऑर्गन की। जो एम्बोलाई की वजह से इस्कीमिया होता है वो बहुत रैपिड होता है, तो वो हमारे पास एक्यूट इस्कीमिया बोला जाता है, जो कि आगे उसकी रीज़न क्या होती है कि वहाँ पर कोई इंजरी हो सकती है। ठीक है, कोई भी इंजरी हो सकती है, जैसे आप कह लें कि हमारे पास इंजरी थी, सीएनएस में इंजरी हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने कॉजेज़ पढ़नी है, वो मैं अगेन स्टार्ट करती हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, कॉजेज़ कि कौन से कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से सेल की इंजरी होती है, सेल इंजर होता है। ठीक है, तो आपकी जो पैथोमा की बुक है उसमें ये सारा उन्होंने ना 1 से 2 लाइन्स में कवर किया हुआ है, तो आपको मैं 7 से 8 पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पैथोमा की बुक में, यूएसएमएल की बुक में ना उन्होंने 1 और 2 लाइन्स में वो सारा कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास काज आती है वो होती है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज ये एक टिश्यू है। ठीक है, इस टिश्यू को अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी, ब्लड कम मिलेगा तो इस टिश्यू की डेथ हो जाएगी, क्यों होगी क्योंकि हमारे पास जो उसकी बेसिक नीड है, ऑक्सीजन टिश्यू को मिला ही नहीं है, तो टिश्यू की डेथ हो जाएगी। सबसे पहले तो हाइपोक्सिया आएगा। सेकंड वन आप लोग कर लें ट्रॉमा। कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, लाइक हमारे पास ट्रॉमा की एक हमारे पास केमिकल ट्रॉमा होता है। ये आप लोगों ने डिफरेंट करके याद रखना है, ये एक नहीं है। ठीक है, ये वैसे तो ये एक है, लेकिन आप लोगों ने इसको डिफरेंट करके याद रखना है। लाइक मैं इसको 2 का नंबर दे देती हूँ और इसको मैं 3 कह देती हूँ। ट्रॉमा में हमारे पास पहला आ जाएगा मैकेनिकल ट्रॉमा। मैकेनिकल ट्रॉमा में क्या होता है कि जैसे आपने गन शूट कर दिया किसी बंदे को, वो उसको ट्रॉमा हो गया, उसका वॉन्ड क्रिएट हो गया वहाँ पे, तो ये गन शॉट में हमारे पास मैकेनिकल ट्रॉमा आएगा। सेकंड आ जाएगा हमारे पास रेडिएशन इंजरी आ जाएगी, जिसमें आप पेशेंट के सेल की डेथ हो जाती है, कोई भी रेडिएशन, किसी भी तरह की रेडिएशंस की वजह से। थर्ड इसमें आ जाएगी इलेक्ट्रिक इंजरी, अगर इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह से कुछ हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक इंजरी में आ जाएगी। इन इंजरीज़ को हम कहते हैं फिजिकल एजेंट्स। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास फिजिकल एजेंट्स में ट्रॉमास में आते हैं। मैकेनिकल ट्रॉमा, हमारे पास रेडिएशन इंजरी और इलेक्ट्रिकल इंजरी। देन हमारे पास आता है केमिकल में हमारे पास सबसे पहले एसिड आ जाता है। अगर हमारी बॉडी में एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी है तो वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर देगी। एज वेल एज लाइक बेस की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे सेल को डैमेज कर देगी। देन अगर हम लोग स्मोकर्स में मोस्टली हमारे लंग्स के जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑक्यूपेशनल, जो बंदे ऑक्यूपेशनल पर्सन होते हैं, लाइक मोस्टली जो पेशेंट्स आपने देखे होंगे जो माइनिंग में काम करते हैं, जो हमारे पास शिपयार्ड में काम करते हैं, लाइक जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं, तो वो उनके जाके लंग्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल एजेंट्स आ गए। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है इम्यूनोग्लोबिन।
मतलब इम्यून से जो रिलेटेड हमारे पास आ जाते हैं। राइटिंग पे मत जाइएगा, आपको मैंने सिर्फ समझाना है, अपनी बुक से इसको खुद नोट डाउन कर लेना। इम्यूनोग्लोबुलिन में हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़े थे, इम्यूनोग्लोबुलिन में आ जाएगा हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस जैसे आपको पता है वो हो जाते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं ये हिमोलाइटिक एनीमिया, हिमोलाइटिक सेल एनीमिया आ जाता है, हिमोलाइटिक सेल एनीमिया आ जाता है। एनीमिया की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून है ना हमारा, वो एंटीबॉडीज़ के थ्रू हमारे सेल्स पे अटैक करता है, ठीक है। वो हार्मफुल एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो हमारे सेल पे आके अटैक करेंगे और उसकी वजह से हमारा जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास 5 नंबर पे हमारे पास आ जाता है, हमारे पास जेनेटिक काजेज़ आ जाती हैं, ठीक है। जेनेटिक कॉजेज़ आ जाती हैं। जेनेटिक कॉजेज़ में हम क्या पढ़ेंगे कि जो अच्छा कुछ पीडियाट्रिक्स में आप पढ़ेंगे, बेबीज़ जब बॉर्न होते हैं तो उन मोस्टली ऐसा होता है, बेबीज़ बॉर्न होते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि उनमें कुछ इंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंजाइम डेफिशिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो उनका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है। जैसे ही वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जो उनका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, तो वो जाके हम वो जो वो फिर नेक्स्ट बन जाएगा टॉक्सिक बन जाएगा। वो टॉक्सिक फिर जाके हमारे सेल, बॉडी के जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाती है इन्फेक्शन। नंबर 6 पे हम लोग इसको कवर कर लेते हैं इन्फेक्शन को। किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो सकती है, वायरस हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, फंगल हो सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस C और B है, ये जाके हमारे लिवर को डैमेज करते हैं, हमारे हेपेटिक सेल्स को डैमेज करते हैं, हमारे हेपेटिक सेल्स की इंजरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है, नंबर 7 पे न्यूट्रिशन आ जाता है हमारे पास। न्यूट्रिशन जैसे हम लोग न्यूट्रिशंस में आ जाते हैं कि वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वाइटामिन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल सकती होती जो एक बॉडी की ग्रोथ के लिए होता है, जो सेल की ग्रोथ के लिए सेल को न्यूट्रिशन चाहिए होती है वो प्रॉपर नहीं मिल सकती। जैसे हमारे पास 2 डिजीज़ आ जाती हैं, हमारे पास कवास्कर और हमारे पास एक आ जाती है मरास्मर। ये हमारे पास डिजीज़ आ जाती हैं, वाइटामिन की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। उसकी वजह से जो हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, हमें मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है। जैसे अब जो हमारे पास ये बायोकेमिस्ट्री में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग, जैसे हमारे पास B1 है, B6 है, ये जो हमारे पास सारे आ जाते हैं, B1 B6 है। जैसे हमारे पास जो B1 है हमारे पास वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, RBCs के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह B6 विटामिन A हमारे लिए आइज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह वाइटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन D हमारे पास हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन C हमारे ऑल ओवर लाइक हमारी स्किन के लिए, हमारे बॉडी की प्यूरिफिकेशन के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह कुछ हमारे पास ये 7 काज हो गए और हमारे पास नेक्स्ट काज है 8 काज है, जिसे हम लोग कहते हैं अननोन काज। अननोन कॉज इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग मोस्टली डिफरेंट लैंग्वेज में आइडियोपैथिक कहते हैं। आइडियोपैथिक का क्या मतलब होता है कि जिसके हमें कोई कॉज नहीं पता हुई कि ये किस वजह से सेल इंजरी हुई है, ठीक है। कहीं पे भी आपको अननोन काज मिलेगी, उसका मतलब होगा आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक का क्या मतलब होता है कि हमें उसकी काज नहीं पता कि वो क्यों हुई है, ठीक है, लेकिन वो हो गई है, सही है। ये इसकी काजेज़ हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो अब हमने पढ़ना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हाइपोक्सिया का, कि कैसे हाइपोक्सिया सेल की डेथ कराता है, जो सारा मैकेनिज्म है आपके पास कि सेल कैसे डेथ फेज में जाता है, ऐसा क्या होता है कि जो सेल है वो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कि ऑक्सीजन कैसे नहीं प्रोवाइड की जाती, कौन कौन से ATP में चेंजेस आते हैं, सेल में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, वो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ना है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, 2 चीज़ें होती हैं, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया। ये एक टिश्यू है और ये एक ब्लड वेसल है। अब अगर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दिस इज़ हाइपोक्सिया, और जब ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दिस इज़ हाइपोक्सीमिया, ठीक है। जब हमारे पास ब्लड को ऑक्सीजन, हमारे पास टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दिस इज़ हाइपोक्सिया, और जब हमारे पास ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दिस इज़ हाइपोक्सीमिया। अब हमारे पास इसका मैकेनिज़्म आ जाता है। इसके मैकेनिज़्म पे बात करते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में, हमारे सेल में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, सेल में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस, जस्ट वेट अ मिनट, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गए,
जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, मेटाबॉलिक, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कोई भी ऑर्गन ले लेते हैं, कोई एक सेल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जितने भी प्रोसेसेस है, लाइक इसमें जितनी भी ऑक्सीजन बननी है, जितना भी इसका प्रोसेस होना है, जिस तरह इसको न्यूट्रिशन मिलनी है, जो इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होनी है, जो इसके लाइक इसमें एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होनी है, जो भी होनी है, ये सिर्फ डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पे। इसकी डिपेंडेंसी है ऑक्सीजन पे। एरोबिक हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है कि हमारे पास जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है उसे हम कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जितना भी ये सारा सीन है, जितना भी हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है। अब हमारे पास ये हमारा एक सेल है, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। अब इसमें हमारे पास इस सेल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्या होती हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स चेन होती हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स चेन ने क्या बनाना होता है? एटीपी बनानी होती है, ठीक है। वो फिर एटीपी आगे वर्क करती है हमारे टिश्यू पे, हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे। अब क्या होगा कि जब हमारे पास ऑक्सीजन ही हमारे टिश्यू को नहीं मिलेगा, हमारे सेल को नहीं मिलेगा, तो हमारे पास एटीपी नहीं बनेगी। जब एटीपी नहीं बनेगी तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास सेल की डेथ ही होगी, सेल इंजरी ही होगी, ठीक है, सेल इंजरी होगी। अब इसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। जैसे हम सबको पता है कि यार हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक चैनल है, पोटाशियम अंदर होता है, सोडियम बाहर होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर है, इसे हम कहते हैं एटीपी डिपेंडेंट सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर। अब नॉर्मली क्या होता है, इस ट्रांसपोर्टर का काम होता है कि इसने हमारे पास पोटाशियम को बाहर फेंकना होता है, पोटाशियम को अंदर लेके आना होता है और सोडियम को बाहर लेके जाना होता है। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे इस चीज़ हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी, हमारे पास एटीपी नहीं बनेगी, ये सारा वर्क एटीपी के थ्रू होगा। जब हमारे पास एटीपी नहीं बनेगी, हमारे पास मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास सोडियम है, ये हमारे सेल के अंदर ही रहेगा, ये ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। और सोडियम सॉल्ट है, ठीक है, ये सोडियम बाहर से वाटर को अपनी तरफ पकड़ेगा, ठीक है। जैसे ही सेल के अंदर वाटर की अमाउंट और साथ में प्लस सोडियम की अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी, तो हमारा जो सेल है वो स्वेलिंग की तरफ आता जाएगा, सेल हमारा स्वेल हो जाएगा। जब वो सेल स्वेल होगा, उसके बाद इसकी स्वेलिंग हो जाएगी। अब सेल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी भी स्वेलिंग हो जाएंगी। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि अटैच हुआ होता है राइबोसोम्स के साथ। जब हमारे पास ये सारा मैकेनिज्म होगा तो ये इससे डी अटैच हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप को डी अटैच करवा देगा राइबोसोम से। और यहाँ पे हमारे पास जो एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये मैकेनिज़्म भी हमारे पास प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीडेटिव से चीज़ आप याद रखना, ऑक्सीजन की जब होगा हमारे पास ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, ना हमारे पास एटीपी काम करके हमारे ये जो प्रॉपर सेल है इसके जो हमारे पास नेटवर्क है उसको प्रोसीड करेगी। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाएगा, जिसने हमारे पास एटीपी बनानी थी, मेजर प्रोसेस ही स्वेल हो गया। हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होनी थी, वो ब्लॉक हो गई, हमारे पास सेल की स्वेलिंग हो गई। तो जब ये सारा मैकेनिज्म होगा तो हमारे पास जो हमारा सेल है, ठीक है, वो हमारे पास स्वेल हो जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन अब एक चीज़ है, ये सारा प्रोसेस रिवर्सिबल है। हमारे पास सेल इंजरी की 2 टाइप्स होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये सारा प्रोसेस रिवर्सिबल है। कैसे रिवर्सिबल है? ये एक सारे टिश्यू की स्टोरी थी। अब इसी टिश्यू को जो टिश्यू हम पढ़ रहे थे, ये वाला टिश्यू, इस टिश्यू को हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी कर देते हैं, तो ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास सारी चीज़ें, हमारा टिश्यू को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा होगा, ये एटीपी वाला प्रोसेस गुड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया आराम से काम करेगा, हमारा सेल में से जो स्वेलिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी और ये रिवर्सिबल हमारे पास हो जाएगा। अब क्या होगा,
इरिवर्सिबल की क्या स्टोरी है? इरिवर्सिबल की ये स्टोरी है कि जो हमारे पास इरिवर्सिबल होता है ना, इरिवर्सिबल में ये होता है कि जब आप उस चीज़ को ट्रीट नहीं करते, ठीक है, ट्रीट नहीं करोगे, उससे उसकी हमारे पास जो प्लाज्मिक बाउंड्रीज़ हैं वो सारी रप्चर हो जाएंगी और वहाँ पे हमारे पास सेल इंजरी हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑक्सीजन फिर भी नहीं दी, ठीक है, वो एक एंड स्टेज पे आके इरिवर्सिबल चीज़ होगी और हमारे पास उसकी जो सारा स्ट्रक्चर था सेल का वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो उसका आंसर निकला वो ये हो गया कि हमारी सेल डेथ होगी। और ये हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग ये बहुत लंबा लेक्चर हो गया, इसका पार्ट 2 बनाते हैं, उसके अंदर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ इसके पार्ट 2 में। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ओके।